हेलो बच्चों, इस कंसेप्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप के बारे में। आपकी स्क्रीन पर दिए गए इस करंट कैरिंग लूप को आप ध्यान से देखें। यहाँ पर दो चीजें मेंशन्ड हैं। एक, करंट का डायरेक्शन करंट कैरिंग लूप में, दूसरा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब चूंकि हमें मालूम है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो अगर मैं बात करूं हमारे लूप की, तो हमारे लूप को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। इन सभी ब्रांचेस में ब्रांच 1 और ब्रांच 2 की लेंथ बराबर है, विच इज इक्वल टू b, एंड लेंथ ऑफ ब्रांच 3 एंड ब्रांच 4 इज इक्वल टू a। अगर मैं बात करूं कि ब्रांच 1 और ब्रांच 2 में कितना फोर्स लग रहा होगा और उनकी डायरेक्शन क्या होगी, तो फोर्स निकालने के लिए फॉर्मूला है आई एल क्रॉस बी। ब्रांच 1 की लेंथ है b और सिमिलरली ब्रांच 2 की लेंथ भी है स्मॉल b। तो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों पर ही बराबर फोर्स लगने वाला है। बट जैसा कि आप नोटेशन में देख सकते हैं, डॉट नोटेशन है फर्स्ट ब्रांच के लिए और क्रॉस नोटेशन है सेकेंड ब्रांच के लिए। ये दोनों ही नोटेशन उन पे एक्ट होने वाले फोर्सेस को रिप्रेजेंट करती हैं। यानी कि F1 एक्ट्स आउट ऑफ द प्लेन। फर्स्ट ब्रांच पे मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लग रहा है दैट इज एक्टिंग आउट ऑफ द प्लेन। इसी वजह से यहाँ पे डॉट नोटेशन हमने डाला हुआ है। सिमिलरली अगर हम सेकेंड कंडक्टर की बात करें तो इस पे जो फोर्स लगेगा दैट विल एक्ट इनटू द प्लेन। इसी वजह से हमने यहाँ पे क्रॉस नोटेशन डाला हुआ है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है बच्चों, अगर मैं ब्रांच 3 और ब्रांच 4 की बात करूं और आपसे पूछूं कि ये दोनों ही ब्रांचेस कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रही होंगी, तो आपका जवाब 1 सेकंड में आ जाना चाहिए। जी हाँ बच्चों, ये दोनों ही जीरो फोर्स एक्सपीरियंस कर रही होंगी। उसका कारण यह है बच्चों कि ये दोनों ही ब्रांचेस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल करंट का फ्लो रख रही हैं। तो जैसा कि ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तो इफ यू आर प्लेसिंग योर कंडक्टर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, योर कंडक्टर विल एक्सपीरियंस जीरो फोर्स। तो इस पूरे फ्रेम में, इस पूरे करंट कैरिंग लूप में जो भी फोर्स एक्सपीरियंस करा जा रहा है वो फर्स्ट और सेकेंड ब्रांच के द्वारा किया जा रहा है। सो as we discussed, branch 3 and branch 4 experience zero force. So arm 1 and arm 2 experiences force in opposite direction. अगर आप देखें तो जो फर्स्ट ब्रांच है उस पे फोर्स आउटवर्ड लग रहा है और जो सेकेंड ब्रांच है उस पे फोर्स इनवर्ड लग रहा है इनटू द प्लेन। तो चूंकि ये फोर्स मैग्नीट्यूड में तो बराबर होंगे बट इनकी दिशा अलग अलग है। यानी कि नेट फोर्स तो आपके कॉइल पर जीरो होगा बट टॉर्क जीरो नहीं होगा। इनफैक्ट ये जो दो फोर्सेस काम कर रही हैं इनके लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हैं। ये दोनों फोर्सेस आपकी रेक्टेंगुलर कॉइल को घुमाने का प्रयास करेंगे। यानी कि टॉर्क जो भी लग रहा होगा आपके कॉइल के ऊपर वो F1 और F2 के कारण ही लग रहा होगा। तो अगर मैं नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल की बात करूं, सो दैट शुड बी इक्वल टू कंट्रीब्यूशन ऑफ टॉर्क ड्यू टू F1 and contribution of torque due to F2, which is equal to F1 cross A by 2 plus F2 cross A by 2. मैग्नीट्यूड वाइज अगर मैं बात करूं, सो दैट विल बी इक्वल टू F1 A by 2 sin थीटा प्लस F2 A by 2 sin थीटा। बच्चों sin थीटा यहाँ पे थीटा एंगल होगा फोर्स वेक्टर और उस वेक्टर के बीच जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से एक्सिस ऑफ रोटेशन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता रहा हो। तो यहाँ पे थीटा
वही एंगल रिप्रेजेंट करता है। अब अगर मैं फोर्स की वैल्यू रखूं तो चूंकि F1 और F2 मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है, which is equal to I, which is the current flowing, multiplied by the length of branch, which is equal to small b, multiplied by the external magnetic field का मैग्नीट्यूड। तो फाइनली हमारे पास टॉर्क का मैग्नीट्यूड आता है I स्मॉल a इंटू स्मॉल b इंटू कैपिटल B इंटू साइन थीटा। अब स्मॉल a इंटू स्मॉल b तो बच्चों लूप का एरिया हो गया, तो हम इसको कैपिटल A से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये हमारा मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है जो टॉर्क आपकी करंट कैरिंग कॉइल एक्सपीरियंस करेगी इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में। अब अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में देखें तो आपका जो एरिया है वो एरिया वेक्टर है एक्चुअली में, whose magnitude is equal to the area of the loop, and its unit vector, its direction is given by a vector which is perpendicular to the plane of coil, and its direction is given by right hand thumb rule, where you curl your fingers along the direction of flow of current and your thumb indicates the direction of that area vector. So finally we can write torque is equal to I into A cross B vector. अब अगर आपको याद हो I into A को हम M vector रिप्रेजेंट करते हैं, which is the magnetic moment of the current carrying loop. So in short मैं टॉर्क को वेक्टर M क्रॉस वेक्टर B भी लिख सकता हूं। अगर आप इस फिगर की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि करंट इज एंटरिंग द कॉइल एंड एग्जिटिंग द कॉइल। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो करंट की डायरेक्शन क्या है? करंट की डायरेक्शन फर्स्ट ब्रांच के लिए अपवर्ड है और सेकेंड ब्रांच के लिए डाउनवर्ड है। तो सॉल्व करने पे आपको रिस्पेक्टिव फोर्सेस की डायरेक्शन मिलती है, जो कि इस केस में फर्स्ट ब्रांच के लिए डाउनवर्ड है और सेकेंड ब्रांच के लिए अपवर्ड है। फोर्सेस के ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन के कारण बच्चों ये वाला जो फोर्स होगा ये कॉइल को ऊपर ले जाना चाहेगा, और ये वाला जो फोर्स फर्स्ट ब्रांच द्वारा एक्सपीरियंस किया जा रहा है ये कॉइल को नीचे ले जाना चाहेगा। तो अल्टीमेटली आपकी कॉइल कुछ इस डायरेक्शन में रोटेट करेगी। अब अगर आपका मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो गया या एंटी पैरेलल हो गया तो टॉर्क एक्सपीरियंस बाय योर करंट कैरिंग कॉइल विल बी 0, and if magnetic moment is perpendicular to the direction of applied field, your coil will experience maximum torque. अब यहाँ पे बच्चों जो थीटा एंगल है वो चेंज होता रहेगा, क्योंकि लेट जस्ट से कि मैंने यहाँ पे अपनी कॉइल को हॉरिजेंटल रखा है। उस केस में आपका एरिया वेक्टर या यूं कहें कि मैग्नेटिक मोमेंट का वेक्टर अपवर्ड होगा, वर्टिकली अपवर्ड, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजेंटल है तो थीटा 90 हो जाएगा। बट जैसे ही वो घूमना चालू करेगा थीटा घटने लगेगा, यानी कॉइल के हर एक ओरिएंटेशन के लिए वो सेम टॉर्क एक्सपीरियंस नहीं करेगा, विच इज क्वाइट क्लियर, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा चेंज होता रहेगा कॉइल की अलग अलग ओरिएंटेशंस के लिए। बट बच्चों यही चीज जब आप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के लिए पढ़ेंगे तो वहां पे आप पाएंगे कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो हमने रखा है वो रेडियल रखा है। उसका कारण ये है कि रेडियल फील्ड हमेशा आपके कॉइल के एरिया वेक्टर से 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी कि कॉइल के हर एक ओरिएंटेशन पे वो मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। तो बच्चों ये साइन थीटा का बहुत इम्पोर्टेंस है, और जो फैक्ट मैंने आपको बताया है वो भी आप याद रखेंगे, वो हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के टाइम पे फिर से डिस्कस करेंगे। तो बच्चों ये टॉर्क का कंसेप्ट क्लियर करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। So finally Ampere hypothesized that all magnetism is due to circulating currents, यानी कि मैग्नेटिज्म का जो भी उसके अराइज होने का कारण है वो सर्कुलेटिंग करंट है। बट मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट अनलाइक इलेक्ट्रिक चार्जेस। जैसे मैं कह सकता हूँ कि एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज या एक आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, विच इज ट्रू,
बट मैग्नेटिक मोनोपोल्स का एग्जिस्टेंस अभी तक वेरीफाई नहीं हो पाया है। थ्योरेटिकली ऐसा क्यों नहीं हो पाता, हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म से ये फैक्ट आपको और क्लियर हो जाएगा कि व्हाई डू मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। तो बच्चों, अगर आप देखें यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो अपने अपने फील्ड में इनकी मैथमेटिक्स, इनके फॉर्मूले ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, एक ही फैशन ये फॉलो करते हैं। आप ध्यान दें, मैग्नेटिज्म के केस में मैग्नेटिक डाइपोल होता है, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। अगेन यहाँ पे जो फील्ड होगा वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैपिटल V होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैपिटल E होगा। The torque experienced by both the dipoles follow the similar fashion, which is equal to the cross product of their dipole moments and their field intensities. यानी मैग्नेटिज्म के केस में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्रॉस प्रोडक्ट विथ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्रॉस प्रोडक्ट विथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसी सर्कुलर कॉइल के एक्सियल पॉइंट पे फार अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, the magnetic field intensity is given by mu naught upon 4 pi to twice of the magnetic moment divided by the x cube. Similarly, electric field exerted by an electric dipole far away from its center at the axial point is given by constant multiplied by twice of its electric dipole moment divided by x cube. तो बेसिकली कांस्टेंट अलग अलग हैं। मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिज्म वाला कांस्टेंट है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला कांस्टेंट है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बाकी जो फैशन है वो वही है कि ट्वाइस ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइड बाय एक्स क्यूब, ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। तो इस तरीके से आप अगर फॉर्मूला कभी भूल भी जाएं एग्जाम में, तो अगर आपने किसी एक का भी याद किया है तो इस ट्रिक से आप दूसरे यूनिट का फॉर्मूला भी आप रिकवर कर सकते हैं। तो बच्चों, कंसेप्ट टेस्ट करने का वक्त आ गया है। A loop of irregular shape carrying current is located in an external magnetic field. If the wire is flexible, why does it change to a circular shape? बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, आप जरा सोचिए, 1 मिनट का समय देता हूं। बच्चों, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। कंसेप्चुअल ऐसे कि अगर इरेगुलर शेप में आपकी करंट कैरिंग लूप रखी हुई है और अगर आप उसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसका शेप क्यों चेंज होगा? सबसे पहले तो हमें यही सोचना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों कि उसका शेप चेंज इस तरह से होगा कि उसके प्लेन के थ्रू पास होने वाली फील्ड लाइंस मैक्सिमाइज हों, या सिंपल भाषा में बोलूं कि उसके थ्रू फ्लक्स मैक्सिमाइज हो। और फ्लक्स मैक्सिमाइज करने का एक ही तरीका है कि आपको उसका एरिया बढ़ाना पड़ेगा। बट चूंकि उसकी बाउंड्री तो फिक्स है, लेंथ ऑफ लूप तो फिक्स है, तो फॉर ए गिवन पैरामीटर जो सर्कुलर शेप होता है दैट encloses मैक्सिमम एरिया देन एनी अदर शेप, दैट इज व्हाई it occupies a shape of circle. It assumes circular shape with its plane normal to the field to maximize flux. Since for a given perimeter, a circle encloses greater area than any other shape. यानी अगर वो स्क्वायर बन जाती लूप तो उतना फ्लक्स नहीं होता जितना कि सर्कल बनने में था, क्योंकि सर्कल बनने में सबसे ज्यादा एरिया वो एनक्लोज कर पा रहा था।